सो हेलो एवरीवन, इंग्लिश का लास्ट मिनट रिवीजन कर लेते, जल्दी से ग्रामर को भी रिवाइज कर लेते, रीडिंग सेक्शन को भी रिवाइज कर लेते, लिटरेचर सेक्शन को भी रिवाइज कर लेते, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो ये वीडियो बहुत ज्यादा जरूरी है, आपको सब कुछ रिवाइज करवा दूंगा मैं बस 20 मिनट के अंदर। तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर से देखने से आपका कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भाई देखिए, सबसे फर्स्ट हम लोग जो बात यहां पर करने वाले हैं वो करने वाले हैं रीडिंग पैसेज की। अब देखो, आप लोगों का फर्स्ट टाइम पे बोर्ड एग्जाम है, तो कुछ बातें जो कि ध्यान रखना। सबसे पहली बात तो ये कि आपने बहुत अच्छे से तैयारी कर रखी है, जो आप पढ़ के जा रहे हो वही एग्जाम के अंदर आएगा और इसके अलावा एग्जाम में कुछ भी नहीं आएगा। और सेकंड चीज जो कि आपको ध्यान रखनी है, आपको खुद के ऊपर विश्वास रखना। आपने बहुत ज्यादा मेहनत की है, तो आप इस बार एग्जाम के अंदर बहुत ही ज्यादा अच्छा करने वाले हो और इस वीडियो के बाद में तो बहुत ही ज्यादा बेहतरीन स्कोर करोगे। और अब चलिए हम लोग सीधा स्टार्ट करते हैं भैया रीडिंग पैसेज से। तो अब देखो, रीडिंग पैसेज से जो सबसे ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन आ सकता है वो आ सकता है टोन ऑफ पैसेज को लेकर के, कि क्या टोन रहती है पैसेज की। तो आपको इसमें बेसिकली 4 टोन को याद रखना है। जैसे कि अगर कोई भी एक पॉजिटिव मैसेज आपको दिख रहा है तो आप उसके अंदर लिखेंगे कि उसकी ऑप्टिमिस्टिक टोन है, और वहीं पे अगर कोई भी उसमें नेगेटिव मैसेज आ रहा है या फिर किसी चीज को क्रिटिसाइज किया जा रहा है तो उस तरीके का जो पैसेज रहता है उसकी जो टोन रहती है वो रहती है क्रिटिकल। और वहीं पे अगर हम लोग किसी डेटा का या फिर किसी कंपनी का या फिर एक न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं तो उस तरीके का जो टोन रहता है वो रहता है हमारा एनालिटिकल। अब एक आता है सरकेस्टिक। अब ये इस साल के सैंपल पेपर में था। तो सरकेस्टिक का मतलब ये होता है कि आप किसी चीज को एक तरीके से क्रिटिसाइज कर रहे हो, आप किसी का रेफरेंस लेकर के उसे क्रिटिसाइज कर रहे हो, तो इसे बोलते हैं सरकेस्टिक टोन। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। अब देखिए भैया, पैसेज को सॉल्व करने की क्या ट्रिक है, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि जब भी आप पैसेज को सॉल्व करें तो आपको इसको सॉल्व करने में, पूरे सेक्शन को सॉल्व करने में आपको 1 घंटे से ज्यादा का टाइम नहीं देना है, जिसमें कि आप आंसर्स भी लिख लें। तो ये आपको जरूर से करना। तो भाई अब देखिए, आपको पैसेज किस तरीके से सॉल्व करना है। तो पैसेज सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको पैसेज को रीड करना है। जब आप पैसेज को रीड कर रहे हो तो उसमें उन कीवर्ड्स को आपको अंडरलाइन कर लेना है जो कि आपको थोड़ा समझने में दिक्कत हो रही है, तो उनको अंडरलाइन कर लेना, क्योंकि ये आपको हेल्प मिलेगी। इनके मीनिंग वाले वर्ड्स जो क्वेश्चंस आएंगे कि सिनोनिम्स निकालो, एंटोनिम्स निकालो, उनमें इन कीवर्ड्स को आपको हेल्प बहुत ज्यादा मिलेगी और इसके हेल्प से आप क्वेश्चंस भी फाइंड कर सकते हो। तो इसीलिए सबसे पहले आपको क्या करना है, पैसेज रीड करना है, फिर उसके बाद में आपको इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स मार्क करते हुए चलना है। देन फिर इसके बाद में आप क्वेश्चंस को देखेंगे। अब जैसे आप क्वेश्चंस को एक बार रीड कर लें थॉरोली, फिर उसके बाद में आपको फिर से पैसेज में जाना है और फिर उसके बाद में आपको इसका आंसर लिखना है। सो अब इसके बाद जो आता है वो आता है हमारा एनालिटिकल पैराग्राफ। तो भैया एनालिटिकल पैराग्राफ में आप लोगों के 5 मार्क्स में ये पूछा जाएगा। तो इसके लिए आपको कुछ बातें हैं जो कि बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है। जैसे कि सबसे फर्स्ट जो है इसका इंट्रो आएगा। आपको इंट्रो नहीं लिखना है, सिंपल सा फर्स्ट लाइन से स्टार्ट करेंगे जो कि 1 से 2 लाइनें रहेंगी। अब आपकी स्टार्टिंग इसमें कैसे हो सकती है, वो इस तरीके से हो सकती है कि आप इसमें लिख सकते हो कि द चार्ट गिवन अबाउट डिस्क्राइब। जो भी टॉपिक आपको गिवन है वो टॉपिक आप यहां पर लिख सकते हो। फिर उसके बाद में सेकंड आप उसको स्टार्ट कर सकते हो कि द टेबल सजेस्ट अबाउट, की जिसके बारे में भी आपको बताया गया है उस टॉपिक को आपको यहां पर लिख देना है। या फिर आप इसको स्टार्ट कर सकते हो द लाइन और पाई चार्ट और बार ग्राफ शोज द डेटा अबाउट, उस टॉपिक के बारे में आपकी ये फर्स्ट लाइन आपकी स्टार्टिंग होनी चाहिए जो कि इंट्रो है। फिर उसके बाद में जो एक और क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, बहुत बार पूछा जाता है कि कैरेक्टर बेस्ड आ जाता है या फिर कोई भी एक ट्रिप को लेकर के आ जाता है। आपको बता दिया जाता है कि आप क्या हो, आप एक कैप्टन हो और अब आपको डिसाइड करना है कि आपकी स्कूल ट्रिप जानी चाहिए या नहीं जानी चाहिए। तो आप उसको एग्री करते हो या फिर डिनाई करते हो। तो उस केस के अंदर जो हमारी स्टार्टिंग रहेगी वो इस तरीके से रहती है कि अ थॉरो एनालिसिस ऑफ अ गिवन इंफॉर्मेशन अबाउट, यहां पर ट्रिप का आ जाएगा या फिर टॉपिक का नाम आ जाएगा, शुड बी एक्सपेक्टेड और रिजेक्टेड। ये आपके अकॉर्डिंग रहता है कि आप उसमें क्या लिखना चाहते हो। तो ये रहता है जब भी हमें किसी कैरेक्टर के बारे में, जैसे कि जो आप लोगों के क्वेश्चन आया था वो ये आया था कि एज ए रिया को क्या क्लास मॉनिटर बनना चाहिए। तो उसके कैरेक्टर के बारे में बताया गया था कि वो इंटेलिजेंट है, वो क्लास में टॉप कर लेती है, उसकी मैनेजमेंट अच्छा है, वो स्पीक कर लेती है। तो आपको उसको एक्सेप्ट करना है या फिर रिजेक्ट करना है। इस तरीके से एनालिटिकल पैराग्राफ पूछा जाता है। तो उसमें हम लोग इसे ऐसे स्टार्ट करेंगे। देन फिर इसके बाद में जो इसकी बॉडी वाला पार्ट रहता है जो कि है हमारा यहां पर सेकंड पैरा। अब इसी के साथ में आप लोगों से जानना चाहूंगा कि आप लोग जल्दी से अब फुर्ती के अंदर अपना नाम कमेंट कर दो और आकर के बताना कि पेपर कैसा हुआ। जल्दी से फुर्ती के अंदर चाहता हूं कि हर एक स्टूडेंट जल्दी से अपना नाम कमेंट कर दे। तो भाई देखो, सबसे पहले आपको बॉडी के अंदर क्या लिखना है, सबसे पहले बॉडी में आपको लिखना है डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा, जिसमें कि आपको ये 4 चीजें तो हर एक किसी में लिखनी है कि सबसे हाईएस्ट डेटा उसमें कौन सा है, सबसे लोवेस्ट डेटा उसमें कौन सा है, और उसी के साथ में आपको टाइम भी इंक्लूड करना है कि किस टाइम के ऊपर वो हाईएस्ट रहा, किस टाइम के ऊपर वो लोवेस्ट रहा। तो ये 3 से 4 पॉइंट है जो कि आपको इसमें लिखना है और इसमें कुछ भी नहीं है, बस आपको डेटा को इंक्लूड करना है। और इंपॉर्टेंट लाइंस जो कि आप इसमें यूज में ले सकते
सकते हो। इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हो गए जैसा कि यहां पे आ गए कि अ पैटर्न ऑफ ग्रोथ इज सीन इन लास्ट 5 ईयर्स या फिर इन 2025, जो भी है इस तरीके से आ जाएगा। फिर उसके बाद में रैपिडली डबल हो गया, इस तरीके के कीवर्ड्स आप यूज में ले सकते हो। और उसी के साथ में अगर किसी क्वांटिटी की बात करी जा रही है तो उसके लिए आप यूज में ले सकते हो नियरली 1/4 ऑफ, या फिर x% ऑफ, या फिर हम लोग वेरी क्लोज टू x%, या फिर हम लोग इसे बोल सकते हैं कि ट्वाइस एज मच, या फिर लास्ट के अंदर ऑलमोस्ट इक्वल। अगर इस तरीके के आप कीवर्ड्स यूज में लेते हो तो आपका एनालिटिकल पैराग्राफ और भी अच्छा दिखेगा। और फिर इसके बाद में आपको अगर इसका कंक्लूजन देखना है तो भैया कंक्लूजन के लिए आपको उसकी समरी लिखनी होगी। समरी के अंदर आप इसको स्टार्ट कर सकते हो कि ऑन द होल एनालिसिस ऑफ, फिर उसके बाद में ओवरऑल हो गया, इन ऑल हो गया, या फिर इन शॉर्ट हो गया, या फिर इन अ नटसेल। फिर उसके बाद में आप उसका टॉपिक लिखेंगे इज इंक्रीज्ड और डिक्रीज। इस तरीके से आपको लास्ट के अंदर एक समरी लाइन लिखनी है। अगर आप इस तरीके से लिखोगे एनालिटिकल पैराग्राफ में 5 में से 5 मार्क्स मिलने वाले हैं। देन फिर इसके बाद में यहां पर आता है लेटर। अब देखिए भैया लेटर जो है बहुत ज्यादा जरूरी है, इसका फॉर्मेट याद रख लेना। एक बार ध्यान से सुन लो, सारे के सारे अपने कान खोल करके सुन लो, जिसके पास में 3 कान हो 4 कान हो, सारे के सारे खोल करके ध्यान से सुनो। सबसे पहला तो यह है कि आपको इसको स्टार्ट करना है, न्यू पेज से लेटर को स्टार्ट करना है। फिर इसके बाद में जब जैसी लेटर को आप स्टार्ट करें तो सबसे पहले जो आता है वो आता है आपका यहां पर सेंडर का एड्रेस। ठीक है, सेंडर के एड्रेस में किसी भी तरीके का कोई भी यहां पर कोमा नहीं आएगा। ये मैंने आपको बताने के लिए लगाया, यहां पर कोमा नहीं आएगा, कहीं पे भी इसके फॉर्मेट में कोमा नहीं आएगा। फिर उसके बाद में आपको एक लाइन का यहां पर स्पेस छोड़ना है। फिर उसके बाद में आप डेट लिखेंगे जो कि रहेगा 9 फरवरी 2025, या फिर आप अगर इसको 20XX भी लिख देते हो तो भी मार्क्स नहीं काटते, दोनों फॉर्मेट सही है। फिर उसके बाद में फिर से आप यहां पर एक लाइन के स्पेस छोड़ेंगे। फिर इसके बाद में अगर आप किसी भी, जैसे कि यहां पर सबसे पहले आती है पोस्ट, कि आप एडिटर को लिख रहे हो या फिर मैनेजर को लिख रहे हो या फिर आप सीईओ को लिख रहे हो, चेयरमैन को लिख रहे हो, उनकी यहां पर सबसे पहले आती है फर्स्ट लाइन के अंदर पोस्ट। फिर सेकंड लाइन के अंदर आता है वहां पर उनकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम, कि वो किस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। फिर लास्ट में आता है यहां पर उनका एड्रेस। ये बात आपको ध्यान रहे। और इसमें भी आपको हाउस नंबर HN करके नहीं लिखना, आपको सिंपल सा एक नंबर लिख देना है, उसके बाद में आगे किसी चीज का नाम लिख देना है। फिर इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट आता है सब्जेक्ट। अब भैया सब्जेक्ट कैसे लेंगे, सब्जेक्ट में ज्यादा दिमाग मत लगाना, आपको क्या करना है सिंपल सा वहां से कॉपी करना है और यहां पर आपको पेस्ट कर देना है। कॉपी पेस्ट वाला मेथड काम में लेंगे। फिर इसके बाद में एक लाइन का आपको फिर से यहां पर एक स्पेस छोड़ना है। फिर इसके बाद में आप लिखेंगे सर मैम, यहां पर भी कॉमा नहीं लगाना है। रेस्पेक्टेड सर मैम भी लिख सकते हो, डियर सर मैम भी लिख सकते हो, सारे के सारे सही होते, जो भी आपको याद है वो आप इसमें लिख सकते हैं। तो अब इसका ओपनिंग पैराग्राफ किस तरीके का रहेगा, जब भी हम किसी एक इशू की बात कर रहे हैं, जैसे कि इशू क्या हो सकता है, आपकी सोसाइटी को लेकर के कोई इशू हो सकता है, या फिर किसी भी एक चीज को लेकर के इशू है जिसके अकॉर्डिंग कि आप ये चाहते हो कि अथॉरिटीज उसके रिगार्डिंग एक्शन लें। तो इसकी स्टार्टिंग आप इस तरीके से करेंगे कि थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड एंड वाइड रीड न्यूज पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ कंसर्न अथॉरिटीज। ये बात लिखनी जरूरी है कि आप किसका अटेंशन ग्रैब करना चाह रहे हो, कंसर्न अथॉरिटीज एंड द जनरल पब्लिक टू द लैक ऑफ। जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो आपको यहां पर डिस्क्राइब कर देनी है। ये यहां पर सिंपल सा, ज्यादा अगर दिमाग नहीं लगाना तो आपको क्या करना है कि आपको यहां पर सिंपल सा सब्जेक्ट लिख देना और इसके अलावा कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। फिर इसके बाद में क्या होता है कि जब भी कोई भी एक जर्नल टॉपिक के ऊपर आ जाता है, जैसे कि आपके एग्जाम में आ जाता है कि भैया आप ना वाटर पॉल्यूशन के बारे में लिखो, तो उस केस के अंदर आपकी लाइनिंग इस तरीके से होनी चाहिए कि थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम एंड वाइडली रीड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू हाईलाइट द इशू ऑफ वाटर पॉल्यूशन। इस तरीके से आपको उसे लिखना है। फिर इसके बाद में जो इसका सेकंड पैराग्राफ स्टार्ट रहेगा वो यहां पर लेफ्ट मार्जिन से ही स्टार्ट रहेगा, आप यहां पर बीच से स्टार्ट उसे नहीं कर सकते हो। इसमें आपको डिस्क्राइब करनी है प्रॉब्लम, और प्रॉब्लम को भी डिस्क्राइब करने के आपके पास में 3 तरीके, मतलब 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे फर्स्ट रहता है कि उस प्रॉब्लम का रीजन क्या है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए हम लोग ले लेते हैं कि आपकी गली के अंदर एक सीवेज लाइन से पूरा पानी इकट्ठा हो रहा है, ये है मेन रीजन। तो आप उसमें रीजन सबसे पहले बताएंगे कि भैया इसलिए हो रहा है क्योंकि वहां का जो पाइपलाइन है वो फूट गई है। ठीक है, पाइपलाइन उसकी फूट गई है। फिर सेकंड इफेक्ट ऑन पीपल क्या रहा है कि वहां पर लोगों को काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, क्लीनलीनेस में प्रॉब्लम हो रही है, रहने में बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है। फिर लास्ट के अंदर इसका सॉल्यूशन क्या है कि आप उसे जल्दी से जल्दी रिपेयर करवा दीजिए। इस तरीके से आपको प्रॉब्लम को 3 स्टेप्स में डिवाइड करना है कि प्रॉब्लम क्या है, उसका क्या इश्यू आपके साथ में हो रहा है और उसका सॉल्यूशन क्या है।
ठीक है। देन फिर इसके बाद में जो आपका थर्ड और लास्ट पैराग्राफ रहता है जो कि कंक्लूजन रहता है, उसमें आप क्या करते हो, पब्लिशर को बोलते कि आप इसे पब्लिश करो ताकि अथॉरिटीज एक्शन ले ले, ना कि आपको उनको बोलना है कि आप इसके रिगार्डिंग एक्शन लो। तो आप इसमें लिखेंगे कि आई होप दैट पब्लिशिंग दिस इन योर न्यूज़पेपर विल ड्रॉ द अटेंशन ऑफ लोकल अथॉरिटीज टू टेक द नेसेसरी एक्शंस। और वहीं पे आता है कि आई होप दैट पब्लिशिंग इन योर न्यूज़पेपर विल हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ, ठीक है, इस तरीके से आप उसे लिख सकते हो। फिर लास्ट के अंदर आप सिंसियरली लिख सकते हो या फिर आप इसे योर सिंसियरली भी लिख सकते हो, दोनों की दोनों चीजें सही हैं। और नेम आपका लिखना है, अगर आपको नेम गिवन नहीं है तो खुद का नाम नहीं लिखना। इस केस के अंदर आप यहां पर लिखेंगे XYZ या फिर आप इसे लिखेंगे ABC। अगर आप ऐसे लिखते हो तो आपको वहां पर मार्क्स नहीं कटेंगे। अगर खुद का नाम लिखोगे तो वहां पर एग्जामिनर 1/2 मार्क आपका कट कर लेगा। फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारा इंक्वायरी लेटर। अब देखो इंक्वायरी लेटर के अंदर कुछ भी नहीं है कि आपको किसी चीज के बारे में जानना है तो उसके लिए आप इंक्वायरी लेटर लिख रहे हो, तो इसके लिए हमने न्यूज़पेपर या एड देखा, तो उसके लिए हम लोग कैसे लिखेंगे, उसके लिए हम लिखेंगे कि विद द रेफरेंस टू योर एडवर्टीजमेंट published in the newspaper/magazine I came to inquire about। जैसे कि आपने किसके बारे में देखा, आपने तो भाई फोन के बारे में देखा है, तो आप लिखेंगे कि I came to inquire about फोन। या फिर आपने क्या देखा है, आपने कोई भी एक कोर्स के बारे में देखा है तो आप उस कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो। या फिर आप इसको लिख सकते हो कि I am writing to inquire about, कोई स्पेसिफिक टॉपिक है तो उसके बारे में भी आप यहां पर लिख सकते हैं। देन फिर इसके बाद में जो आपका सेकंड पैराग्राफ रहेगा उसमें आप क्या मांगेंगे, यहां पर इंफॉर्मेशन मांगेंगे। तो इंफॉर्मेशन किस तरीके से रहेगी आपके पास में, आप लिखेंगे कि आई वुड लाइक टू इंक्वायर अबाउट, जिसके बारे में आपको करना है द फॉलोइंग डिटेल्स, जैसे कि उसका टाइमिंग क्या है, उसका शेड्यूल क्या है, उसकी कोर्स फीस क्या है, या फिर एलिजिबिलिटी क्या है। आपको इसमें 4 पॉइंट लिखने जरूरी है। जैसे कि मान लो कि आप किसी एक प्रोडक्ट के बारे में, फोन के बारे में अगर आप बात कर रहे हैं तो आप फोन के बारे में क्या जानना चाहेंगे कि उसकी रैम कितनी है, या फिर उसका स्टोरेज क्या है, और उसकी बैटरी लाइफ कितनी है, और उसी के साथ में उसकी वारंटी क्या है। ठीक है, इस तरीके से आप उसमें चीजें पूछेंगे, तो आपको इसमें 4 पॉइंट इंक्लूड करना जरूरी है। देन फिर इसके बाद में जो इसकी क्लोजिंग लाइन रहती है वो इस तरीके से रहती है कि लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू, या फिर आप इसमें लिख सकते हो अगर आपको कोई डिटेल्स चाहिए होते तो आप इसमें लिखेंगे कि काइंडली सेंड द डिटेल्स एज सुन एज पॉसिबल। फिर लास्ट में योर सिंसियरली, फिर उसके बाद में आपका नाम। अब यहां पर मैं बोल रहा हूं नाम, तो यहां पर गलती मत कर देना, आपका नाम मैंने बोला है तो यहां पर खुद का नाम नहीं लिखना, XYZ लिखना है, या फिर क्वेश्चन में जो गिवन है वो लिखना है। फिर इसके बाद में जो लास्ट आता है वो आता है कंप्लेंट लेटर, कि आपने मान लो कि कोई भी चीज परचेस किया उसमें डिफेक्ट आ गया तो उसके लिए आपको कंप्लेंट लिखने के लिए आते हैं। तो इसकी ओपनिंग लाइन हमारे पास में रहेगी कि आई एम राइटिंग दिस लेटर टू एक्सप्रेस माई कंसर्न टुवर्ड्स, जो भी आपका टॉपिक है वो आप लिखेंगे। या फिर आप किसी भी चीज को क्रिटिसाइज करने के लिए जा रहे हो तो उसके लिए आप लिख सकते हो कि एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन और ऑन द बिहाफ ऑफ रेजिडेंट्स ऑफ जो भी कॉलोनी है या फिर किसी को भी इशू हो रहा है, आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई कंसर्न रिगार्डिंग। ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हो। फिर उसके बाद में जैसे कि डिफेक्टिव प्रोडक्ट का है कि आई रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट द प्रोडक्ट वी परचेज फ्रॉम यू यस्टरडे इज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली और डजंट मीट एक्सपेक्टेशंस। तो इस तरीके से आपको अगर डिफेक्टिव प्रोडक्ट मिलता है तो इस तरीके से आपको स्टार्टिंग करनी है। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है क्लोजिंग पैराग्राफ, आप इसमें लिखेंगे कि आई होप दैट यू विल टेक इमीडिएट एक्शंस टू सॉल्व, और फिर उसके बाद में यहां पर आपको लिखनी है वो प्रॉब्लम की कौन सी प्रॉब्लम आपको आ रही है। फिर लास्ट में सिंसियरली और आपका नाम। इस तरीके से आप लेटर राइटिंग कर सकते हो। और यहां पर हमारा राइटिंग पार्ट खत्म होता है, रीडिंग पार्ट खत्म होता है। हमने 50% तक यहां पर कंप्लीट कर लिया। उसी के साथ में मैं चाहता हूं कि हर एक स्टूडेंट अभी के अभी वीडियो को पॉज करे और ये कमेंट कर दे 1 to 1, ताकि मुझे पता लगे कि कितने स्टूडेंट ने 50% तक देखा है, और मैं एनालाइज करता हूं कि फिर कितने बच्चे अच्छे तरीके से एग्जाम दे करके आएंगे। फिर इसके बाद में आता है भैया ग्रामर सेक्शन। तो देखो ग्रामर सेक्शन के अंदर सबसे ज्यादा जो डराने वाली चीज होती है एरर करेक्शन। तो इसके लिए मैंने एक ट्रिक बना रखी है, बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है। इस ट्रिक में क्या है, आपको सबसे पहले क्या करना है, टेंसेस को देखना है कि उसमें कौन सा टेंस काम में लिया जा रहा है, और उस टेंस के अकॉर्डिंग आपको उसकी वर्ब चेक करनी है। ठीक है, जब आप ये वर्ब चेक कर लेते हो देन फिर इसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप के ऊपर जाना है, जो कि है आपका हेल्पिंग वर्ब। आपको हेल्पिंग वर्ब चेक करनी है, क्योंकि एग्जामिनर क्या करेगा, आपको हेल्पिंग वर्ब में कंफ्यूज करेगा। जैसे कि बहुत बार क्या होता है कि प्रेजेंट के साथ में वो क्या करता है कि पास्ट के वाली वर्ब यूज में ले लेता है, वॉज वर्ब यूज में ले लेता है, इस तरीके की गलतियां करता है ताकि स्टूडेंट उसमें कंफ्यूज हो जाए। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आपका रहता है वो रहता है
डिटर्मिनर्स आप उसके बाद में चेक करिए, अगर ये दोनों की दोनों चीजें सही होती है फिर उसके बाद में डिटर्मिनर्स चेक करो, फिर लास्ट में आपको प्रीपोजिशंस को चेक करना है। अगर आप इस चार्ट को फॉलो करते हो तो आप एरर करेक्शन को अच्छे तरीके से रीड कर सकते हो। अब हम लोग एक बार डिटेल के अंदर ग्रामर के हर एक टॉपिक को भी देख लेते हैं। अब इसके बाद में आता है डिटर्मिनर्स। अब जो डिटर्मिनर्स है इसमें जैसे कि सबसे पहला है वो है हमारा ए। तो ए को कहां पे यूज में लेंगे, को वहां पे यूज में लिया जाता है जहां पर कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है, और जो एन होता है इसको हम लोग यूज में लेते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन विद वोवल साउंड। जैसे कि ए ई आई यू का अगर साउंड आ रहा है तो यहां पे क्या आएगा, वो आएगा एन। बट एग्जामिनर आपको यहां पे कंफ्यूज करेगा, सीधा ही वो आपको ऐसे वर्ड्स देगा जिनके अंदर की वोवल का साउंड आएगा और स्टूडेंट को पता है। जैसे कि यहां पर एन आर है तो यहां पर स्टूडेंट बोलेगा कि भैया आपने गलती करी है, यहां पर एच है। तो ये सिंपल सा कॉमन सेंस है कि आप उसे प्रोनाउंस करके देखना, अगर उसमें वोवल का साउंड आ रहा है तो वहां पे एन हम लोग यूज में लेंगे। जब भी आप एन लगाओ या फिर ए लगाओ तो एक बार सोच लेना, एक बार बोल करके उसे देख लेना उस वर्ड को। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है द को हम लोग कहां पे यूज में लेते हैं, द को वहां पे यूज में लिया जाता है जहां पे कि जैसे कि कोई स्पेसिफिक ग्रुप की बात करी जाए या फिर कोई स्पेसिफिक क्लास की बात करी जाती है या फिर कहीं पर यूनिवर्सल ट्रूथ होता है या फिर कोई भी एक यूनिक प्लेस हो या यूनिक पर्सन हो, उसके लिए क्या यूज में लिया जाता है, द यूज में लिया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए द सन हो गया और उसी के साथ में द राम मंदिर हो गया, क्योंकि राम मंदिर भी क्या है, एक यूनिक है और एक प्लेस है। और भैया राम मंदिर के आगे तो द तो लगना ही चाहिए। तो इसी बात के ऊपर जय श्री राम का नाम लेकर के पेपर फोड़ के आ जाना। पेपर में कुछ ही ज्यादा नहीं आएगा, जो तुम पढ़ के जा रहे हो ना वही आएगा। और तुमने ये वीडियो देख ली तो अब क्या लोगे भाई, 80 आउट ऑफ 80 चाहिए ना, बस खत्म है बात। ठीक है, तो ये कॉन्फिडेंस लेवल के साथ में जाना है। तो अब ये क्वेश्चन है आपके लिए, वो ये है कि ए एन डी में से कौन से वाला इसमें आएगा कि कैमल इज द किंग ऑफ डेजर्ट। तो अब आप लोग मेरे को कमेंट करके बताओगे कि इसका आंसर क्या होगा। देखते कितने स्टूडेंट इस बात को समझ गए हैं, क्योंकि यहां पर बात किसकी करी जा रही है, किंग ऑफ डेजर्ट की, कैमल है। तो यहां पे जल्दी से अपने दिमाग को लगाना कि किस बारे में बात है, अगर गलती करोगे तो देख लेना। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है एफ यू और ए लिटिल। इसमें कंफ्यूजन होता है कि भैया किसको कहां पे लें, ध्यान से देखो। तो जो एफ यू होता है इसको आप लोग यूज में लेते हैं प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ में। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए हो गया दे हैव अ फ्यू बर्ड्स। तो इसकी खास बात यह है कि यहां पे आप देखोगे कि यहां पे फ्यू बर्ड्स है, तो ये क्या है, ये एक प्लूरल है। प्लूरल के साथ में हमेशा ही एफ यू यूज में लिया जाता है। लेकिन अगर मान लो कि हमारा सेंटेंस जो है वो नेगेटिव हो जाता है, तो नेगेटिव सेंटेंस अगर है तो उस केस के अंदर सिर्फ और सिर्फ फ्यू यूज में लिया जाएगा। ध्यान रहे कि अगर एग्जाम के अंदर नेगेटिव सेंटेंस आ रहा है तो उस केस के अंदर आप एफ यू नहीं लेंगे, उस केस में आप फ्यू यूज में लेंगे। और वहीं पर अगर बात करें लिटिल की, तो लिटिल को यूज में लिया जाता है अनकाउंटेबल नाउन की फॉर्म के अंदर। जैसे कि अ लिटिल टाइम हो गया, अ लिटिल वाटर हो गया या फिर अ लिटिल चीज हो गया, उस केस के अंदर हम लोग अ लिटिल को यूज में लेते हैं। और वहीं पर ही अगर नेगेटिव सेंटेंस होता है तो सिंपल से हम लोग लिटिल को यूज में लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है हमारे पास में मच और मैनी में। मच और मैनी जो है ये दोनों के दोनों नेगेटिव सेंटेंस के यूज में लिए जाते हैं, नेगेटिव सेंस में हम लोग इसे यूज में लेते हैं। तो अब आप जैसे कि मच को कहां पे यूज में लोगे, मच को आप वहां पर अनकाउंटेबल नाउन की फॉर्म में यूज में लोगे, तो आप इसके अंदर बोलोगे कि आई डोंट हैव मच वाटर। तो इस तरीके से जहां पर कि अनकाउंटेबल नाउन होता है ना, वहां पर हम लोग मच को यूज में लेते हैं। और वहीं पर अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो उस केस के अंदर हम लोग मैनी को यूज में लेंगे। फिर उसके बाद में जो बोथ आता है ना, बोथ को कहां पे यूज में लिया जाता है, बोथ को वहां पर यूज में लिया जाता है जहां पर कि हमारे पास में दो अल्टरनेटिव अवेलेबल होते हैं। जैसे कि ए और बी हैं, दोनों अगर हमारे पास में अवेलेबल है और कोई भी चॉइस नहीं है तो वहां पे हम लोग बोथ को यूज में लेते हैं। और वहीं पर जैसे कि आइदर और हो गया, नाइदर नोर हो गया, जब चॉइस अवेलेबल होती है तो उस केस के अंदर हम लोग आइदर और या फिर नाइदर नोर को यूज में लेते हैं। और इनके साथ में हमेशा सिंगल वर्ब आती है। फिर इसके बाद में बात करते हैं वर्ब की। वर्ब में ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है, वर्ब में आपको सिंपल सी हेल्पिंग वर्ब को याद रखना है कि कौन से हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर के साथ में आती है, कौन से प्लूरल के साथ में आती है। जैसे कि सिंगुलर की अगर हम लोग बात करते हैं तो सिंगुलर में इज एम आता है और जो आर है वो प्लूरल के अंदर आती है। उसी तरीके से वॉच सिंगुलर होता है, वर्ब प्लूरल होता है, हैज सिंगुलर होता है, हैव प्लूरल होता है, और हेड जो है वो सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए साथ में यूज में लिया जाता है। और उसी के साथ में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जैसे कि प्रेजेंट टेंस होता है उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज में लिया जाता है। तो अगर सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो वो कैसी होती है, वो प्लूरल होती है। यहां पे थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लेना। अगर सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, जैसे कि अगर सिर्फ और सिर्फ रन लिखा हुआ है तो ये कैसी हो गई, ये होगी हमारे पास में प्लूरल। और उसी के साथ में अगर ये रन्स हो जाता है, इसमें एस जुड़ जाता है, तो ये कैसी हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारे पास में सिंगुलर। एग्जाम के अंदर एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करेगा, इसलिए ध्यान रहे कि अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ में एस या फिर ईएस लग रहा है तो वो कैसी होगी, वो होगी सिंगुलर फॉर्म। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब इसमें कुछ रूल्स हैं जो कि आपको ध्यान रखने बहुत
बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको सीधा इन्हीं से क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो सबसे पहले वर्ब हम देख चुके हैं, इसका फॉर्मेट आपके पास में रहता है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का फॉर्मेट। अब इसमें जो रूल नंबर फर्स्ट होता है, रूल नंबर फर्स्ट होता है कि फर्स्ट पर्सन और जो सेकंड पर्सन होते हैं इनके लिए हम लोग हमेशा ही सिंगुलर वर्ब यूज में लेते हैं। और उसी के साथ में इसमें एक एक्सेप्शन है कि अगर आई और यू होता है तो इसके साथ में हमेशा ही प्लूरल वर्ब होती है। होने को ये सिंगुलर होते हैं लेकिन इनके साथ में प्लूरल वर्ब को यूज में लिया जाता है, जैसे कि आई हैव, आई डू या फिर यू हैव, ऐसी वर्ब यूज में ली जाती हैं इनके साथ में। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है रूल नंबर सेकंड की एंड के साथ में कैसी वर्ब आएगी। तो एंड के साथ में जैसे कि यहां पर दिया गया कि आयुष एंड रोहित हैव गॉन टू स्कूल, तो अब यहां पर क्या है कि आयुष एक अलग है और रोहित अलग है, लेकिन ये सिंगल सिंगल है, लेकिन क्या है ये एंड से कनेक्टेड है। अगर दो सब्जेक्ट कनेक्टेड होते हैं तो इस केस के अंदर क्या हो जाते हैं, प्लूरल हो जाते हैं। इस वजह से हैव हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होंगे कि आयुष अलग है रोहित अलग है, तो क्या होना चाहिए, इसका हैज होना चाहिए, लेकिन इसका हैज नहीं होगा, इसका हैव होगा, क्योंकि यहां पर क्या है कि दो अलग अलग सब्जेक्ट है तो ये प्लूरल हो गया। फिर उसी तरीके से अगर कोई एक सेम आइडिया है, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए ब्रेड एंड बटर की बात करी जा रही है, एक जैसे हैं, तो इनके लिए कौन सी वर्ब आएगी, इनके लिए इज आएगा, इनके लिए सिंगुलर वर्ब आएगी। जैसे कि ब्रेड एंड बटर हो गया, टी एंड कॉफी हो गया, तो इन केस के अंदर क्या आएगी, आपके पास में सिंपल वर्ब आएगी जो कि आपको ध्यान रखनी है, वो सिंगुलर वर्ब आएगी। इसके बाद में आता है इसका रूल नंबर थर्ड, जो कि है कि वन ऑफ के साथ में क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगी। इसका एग्जांपल है कि वन ऑफ माय स्टूडेंट इज कमिंग टुडे, इसमें ज्यादा ध्यान नहीं रखना। फिर इसके बाद में जैसे कि इनडेफिनिट प्रोनाउंस है, अब इनडेफिनिट प्रोनाउंस कौन से हैं, एवरीवन हो गया, एनीवन हो गया, समवन हो गया, फिर नोवन हो गया, तो इनके साथ में क्या आएगा, हमेशा ही सिंगुलर वर्ब आएगी। और उसी के साथ में जो रूल नंबर फिफ्थ है कि अगर कोई का नाम है, जैसे कि महात्मा गांधी का नाम है, आयुष का नाम है, रोहित का नाम है, इनके साथ में हमेशा ही सिंगुलर वर्ब आएगी। एरिक्स हो गया, स्पीसीज हो गया, तो इनके साथ में क्या आना चाहिए, सिंगुलर आना चाहिए, फिर प्लूरल आना चाहिए। अब आप बोलोगे कि भैया यहाँ पर स्पीसीज है, ये क्या है, ये है प्लूरल, तो इसके साथ में कैसी वर्ब आनी चाहिए, प्लूरल। प्लूरल वर्ब नहीं आएगी, ये क्या है, एक नाम है। न्यूज भी क्या है, एक नाम है। बैरिक्स भी क्या है, एक नाम है, ये प्लूरल नहीं है। तो ये बात ध्यान रहे कि आपको जैसे कि किसी का नाम आ रहा है तो उसके साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज में लेनी है। फिर उसके बाद में जैसे कि कुछ वर्ड्स हैं, जैसे कि एज वेल एज हो गया, बट हो गया, बिसाइड हो गया, अलोंग विद, नथिंग, रेदर देन, इन सभी के साथ में जो हमारी वर्ब है वो कैसी होती है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहां पर वर्ब होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए यहां पर है कि प्रिंसिपल एज वेल एज टीचर्स आर बिजी इन द एग्जाम ड्यूटी, तो यहां पर क्या बात करी जा रही है, प्रिंसिपल की भी बात करी जा रही है, प्लस ऑफ यहां पर टीचर्स की बात करी जा रही है, तो यहां पर दो लोगों को इंक्लूड किया गया है। इस वजह से कौन सी वर्ब आ रही है, यहां पे हमारे पास में आ रही है आर हेल्पिंग वर्ब आ रही है, जो कि कैसी है, जो कि है हमारे पास में एक प्लूरल वर्ब है, क्योंकि ये क्या है, ये प्लूरल इसके सब्जेक्ट है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है मॉडल्स। मॉडल्स के अंदर आपको मैं ज्यादा डिटेल के अंदर नहीं बताऊंगा क्योंकि अभी आपके पास में टाइम कम है, तो सिंपल से हम लोग ऊपर ऊपर से देख लेते हैं। जैसे कि विल को हम लोग कहां पे यूज में लेते हैं, जब भी हमारा कोई फ्यूचर प्लान होता है या फिर कोई फ्यूचर इंटेंशन होता है वहां पे हम लोग इसे यूज में लेते हैं, या फिर हम कोई भी प्रॉमिस कर रहे होते हैं, फिर कमिटमेंट के लिए हम लोग विल को यूज लेते हैं, या फिर आप किसी को ऑफरिंग कर रहे हो, जैसे कि विल यू हेल्प मी इन कुकिंग की, आप किसी से पूछ रहे हो, तो उस केस के अंदर भी हम लोग विल को यूज में लेते हैं। और इसी के साथ में जो कैन होता है, कैन को हम लोग हमारी एबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए यूज में लेते हैं, जैसे कि आई कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। फिर उसी के साथ में एक और एग्जांपल है कि एक्सप्रेसिंग अ रिक्वेस्ट, कि आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो कि कैन यू प्लीज कम विद मी, कि आप मेरे साथ में आ सकते हो। इसके अंदर क्या आता है, विल के अंदर, और इसके अंदर कंफ्यूज मत होना, यहां पर क्या करते हो, आप उनको ऑफर करते हो, और यहां पर क्या कर रहे हो, आप उनसे एक रिक्वेस्ट कर रहे हो, यहां पर आप ऑफर नहीं कर रहे हो, आप उनसे एक रिक्वेस्ट कर रहे हो। फिर उसके बाद में यहां पर जो नेक्स्ट आता है वो आता है कुड। कुड को हम लोग कहां पे यूज में लेते हैं, कुड को हम लोग वहां पे यूज में लेते हैं जहां पे कि हमें हमारी पास्ट की एबिलिटी को बताना होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए कि आई कुड स्विम व्हेन आई वाज यंग, की मतलब मैं पास्ट की मेरी एबिलिटी की बात कर रहा हूं, तो उस केस के अंदर क्या होगा, उस केस के अंदर मैं कुड को यूज में लूंगा। या फिर मेकिंग अ पॉसिबिलिटी इन पास्ट की, अगर जैसे कि मान लो कि यहां पे पॉसिबिलिटी भी ये हो सकती है कि पॉसिबिलिटी अगर बना रहे हैं तो वहां पे भी आप कुड को यूज में लोगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए इफ आई हैड मोर टाइम आई कुड स्कोर बेटर, कि भैया मेरे पास में जो 1 साल का टाइम था, अगर 2 साल का होता तो मैं और अच्छा स्कोर कर लेता, लेकिन ऐसा नहीं होता, टाइम आपके पास में सभी के पास में खूब था। और आप लोग डर क्यों रहे हो, आपने बहुत अच्छी पढ़ाई करी है, ठीक है। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है जैसे कि एक्सप्रेसिंग अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन, अगर हाइपोथेटिकल सिचुएशन की बात करी जाती है तो वहां पर भी कुड को यूज में लेते हैं। और फिर इसके बाद में आता है मे को हम लोग कहां पे यूज में लेते हैं, जहां पे कि हमें कोई सजेशन बनानी होती है या फिर हमें किसी से परमिशन लेनी होती है, तो उस केस के अंदर हम लोग इसे यूज में लेते हैं। ये जो मे है इसको ज्यादा फॉर्मल माना जाता है, मे को आप लोग ज्यादा प्रेफर करेंगे। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है माइट। माइट को
हम लोग कहाँ पे यूज में लेते हैं, माइट जो है सिमिलर के ही अकॉर्डिंग होता है, लेकिन ये मे जो होता है ये ज्यादा फॉर्मल होता है। रिक्वेस्ट के केस के अंदर आप लोग किसे यूज में लेंगे, मे को यूज में लेंगे। जो माइट होता है कंडीशनल होता है, जैसे कि इफ आई फिनिश माई वर्क ऑन द टाइम आई माइट गो फॉर अ वॉक। यहां पर अगर कंडीशन आ रही है कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा, तो उस केस के अंदर आप लोग माइट को यूज में ले सकते हो। फिर परमिशन और सजेशन के लिए भी इसे यूज में लेते हैं। फिर इसके बाद में आता है मस्ट। मस्ट जो है आपके पास में ऑब्लिगेशन के लिए होता है कि यू मस्ट हैव अ ड्राइविंग लाइसेंस टू ड्राइव अ कार, कि जहां पर एक ऑब्लिगेशन की बात करी जा रही है कि आपको ऐसा ही करना है, तो उस केस के अंदर हम लोग मस्ट को यूज में लेते हैं। फिर कोई स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन की बात करी जाती है या फिर किसी नेसेसिटी की बात करते हैं। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है शुड। शुड को कहां पे यूज में लेना चाहिए, तो शुड को आप लोग वहां पे यूज में लेंगे जहां पर कि कोई एडवाइस आप दे रहे हो या फिर कोई ऑब्लिगेशन हो या फिर किसी को सजेशन देनी हो, तो उस केस के अंदर आप लोग शुड को यूज में लेंगे। जैसे कि यू शुड स्टडी फॉर एग्जाम इफ यू वांट टू डू वेल। अब यहां पे आपको कंफ्यूजन होगा कि भैया अभी अभी तो आपने क्या बताया था, अभी आपने बताया था मस्ट और अभी आप बता रहे हो शुड, तो इसमें से कौन सा लेना चाहिए। अब यहां पर क्या है कि यहां पर स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन नहीं है, यहां पर क्या है कि यू शुड स्टडी फॉर द एग्जाम इफ यू वांट टू डू वेल। अब यहां पे हम लोग इनको बोल नहीं रहे कि भाई ऐसा ही करो, यहां पर क्या बोल रहे हैं कि अगर अच्छे नंबर लाने हैं तो तुम्हारे को स्टडी करनी पड़ेगी। तो जहां पर स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन होता है वहां पे हम लोग क्या यूज में लेते हैं, मस्ट यूज में लेते हैं। जो स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन होता है वो किस में होता है, वो होता है मस्ट के अंदर, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रहे। और फिर इसके बाद में आती है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच कन्वर्जन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम के अंदर रिपोर्टेड स्पीच कन्वर्जन देखने को मिलेंगे, तो ध्यान से सुनना। रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आपको सबसे पहले क्या ध्यान रखना है कि सेट टू को आप कन्वर्ट करेंगे टोल्ड के अंदर और से को आप कन्वर्ट करेंगे टेल के अंदर, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है रिपोर्टिंग वर्ब के बाद में। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट है, कुछ वर्ड्स हैं जो कि आपको कन्वर्ट करने हैं, जैसे कि जस्ट को आप कन्वर्ट करेंगे देन में, दिस को करेंगे दैट में, एगो को करेंगे बिफोर में, टुडे को दैट डे, टुमारो को द नेक्स्ट डे और उसी के साथ में यस्टरडे को द प्रीवियस डे, लास्ट नाइट को द प्रीवियस नाइट। अब ये जो 3 पॉइंट है ये ध्यान रहे, क्योंकि एग्जामिनर क्या होता है कि हमें यहां पे ही कंफ्यूज करेगा। वो क्या जानता है कि स्टूडेंट जल्दीबाजी के अंदर क्या करेंगे कि टुमारो को टुमारो ही लिख देंगे इनडायरेक्ट के अंदर, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि हर एक वर्ड बाय वर्ड आप उसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। जैसे कि जस्ट है तो फिर आप उसको अलग से करो, दिस को भी अलग से करना है, ताकि आपसे एग्जाम के अंदर कोई भी गलती ना हो। फिर उसके बाद में आते हैं जैसे कि कैन को आप कन्वर्ट करेंगे कुड में, विल को कन्वर्ट करेंगे वुड में, हेयर को कन्वर्ट करेंगे देयर में। अब ये आगे कन्वर्जन हो सकता है, लेकिन अगर उसके अंदर वुड है तो वुड का कन्वर्जन विल में नहीं होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर क्वेश्चन में ऑलरेडी बिफोर लिखा हुआ है तो आप उसे एगो के अंदर कन्वर्ट नहीं करोगे। ये सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन की तरफ जाता है, रिवर्स नहीं होता। फिर उसके बाद में जैसे कि जो टेंस है, टेंस का कन्वर्जन होता है, जैसे कि अगर प्रेजेंट टेंस है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो वो कन्वर्ट होती है पास्ट के अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म में, सिंपल कन्वर्जन होता है इसमें। और जो भी हेल्पिंग वर्ब रिक्वायर्ड होती है वो आप इसमें लिखेंगे। प्लस ऑफ आपको यहां पे ध्यान रखना है, जैसे कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस उसे पास्ट कंटीन्यूअस में कन्वर्ट किया जाता है, और जो सिंपल पास्ट है उसको किस में कन्वर्ट किया जाता है, पास्ट परफेक्ट में। जैसे कि रॉट वर्ब की सेकंड फॉर्म है, लेकिन इसको जब कन्वर्जन किया जाएगा पास्ट परफेक्ट में, तो यहां पर हेल्पिंग वर्ब का ध्यान रहे कि हेल्पिंग वर्ब भी लगेगी, प्लस ऑफ जैसे कि हेड रिटन हो गया तो यहां पे हेल्पिंग वर्ब के साथ में आपको उसमें कन्वर्ट करना होगा। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है टेंसेस। टेंसेस का एक बार फास्टली रिवाइज कर लेते हैं। देखो टेंसेस के अंदर ज्यादा मैं बताऊंगा नहीं, कुछ कुछ बातें जो कि गलतियां होती है वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि जो वॉज होता है उसको सिंगुलर के लिए यूज में लेते हैं, लेकिन प्लूरल के लिए हम लोग वर को यूज में लेते हैं। जैसे थर्ड पर्सन के लिए वी दे और सेकंड पर्सन के लिए यू को यूज में लेते हैं, जो कि मैंने आपको एक्सेप्शन बताया था। फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है कि प्रेजेंट टेंस होता है, उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, पास्ट टेंस के अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, और जो फ्यूचर टेंस होता है इसमें क्या होता है कि विल शैल होते हैं, प्लस ऑफ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है सिंपल के अंदर। जैसे कि सिंपल फ्यूचर रहेगा तो उसके अंदर विल या फिर शैल प्लस ऑफ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी। प्लस ऑफ यहां पर आपको क्या ध्यान रखना है कि परफेक्ट टेंस जो होता है इसमें हमेशा ही वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, फिर वो चाहे से कोई सा भी टेंस हो। जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो इसके अंदर क्या होगा कि हैज या फिर हैव प्लस ऑफ वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, और वहीं पर ही जैसे पास्ट परफेक्ट टेंस है तो इसके अंदर क्या होगा कि हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, चाहे से वो सिंगुलर हो प्लूरल हो कैसा भी सब्जेक्ट हो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। फिर उसके बाद में आता है कि फ्यूचर परफेक्ट अगर टेंस है तो इस केस के अंदर क्या होगा कि विल शैल होगा, प्लस ऑफ यहां पर क्या होगा वो होगा हैव, प्लस ऑफ यहां पे वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी। ये तीनों की तीनों बातें आप ध्यान रखना, शैल हटा देना, विल ही रहता है इसमें, ठीक है। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है
तो इसके अंदर क्या करेंगे, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आपको ध्यान रखना है कि जो प्रेजेंट परफेक्ट रहेगा उसके अंदर हैज हैव आएगा, प्लस ऑफ उसके अंदर बीन कंपल्सरी ऐड हो जाएगा, फिर वो पास्ट के अंदर भी ऐड होगा, फ्यूचर में भी ऐड होगा। जैसा कि हमारा परफेक्ट में होता था, उसमें बस क्या एक इंक्लूड हो जाएगा कि इसमें बीन इंक्लूड हो जाएगा, और जो वर्ब है वो क्या हो जाएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हो जाएगा। और पास्ट में क्या होगा, पास्ट में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हो जाएगा, और फ्यूचर में भी क्या होगा कि विल हैव प्लस और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हो जाएगा। ठीक है, विल हैव बीन इसमें इंक्लूड हो जाता है। फिर इसके बाद में कुछ पॉइंट्स हैं जिनके की कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको ध्यान रखने चाहिए, जैसे कि जो डस्ट ऑफ स्नो है जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी थी, इसमें क्या चीजें हैं, दो, एक क्रो है और एक हेमलॉक ट्री है, जिनको कि क्या माना गया है इस पोइम के अंदर, बैड ओमेन माना गया है, मतलब कि एक गंदा साइन माना गया है, जैसे कि अशुभ संकेत इनको माना जाता है, क्रॉक और हेमलॉक ट्री को। अब होता क्या है कि जब पोइट बाहर निकलता है तो देखता है कि भाई बर्फ ही बर्फ होगी, उसका मूड खराब हो जाता है, लेकिन एक क्रो जो हेमलॉक ट्री के ऊपर बैठा हुआ था उसके ऊपर एक स्नो गिराता है उसके शोल्डर के ऊपर, जिससे कि उसका मूड अच्छा हो जाता है। ये है इस पोइम के अंदर। तो आपको ध्यान रखना है कि जो पोइट का मूड है वो किस वजह से अपलिफ्ट हुआ था, मतलब कि किस वजह से अपलिफ्ट हुआ था, कि डस्ट ऑफ स्नो ऑन हिज शोल्डर की, जैसे उसके शोल्डर के ऊपर जो मतलब स्नो गिरी थी उससे वो खुश हो गया था। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है फायर एंड आइस। अब फायर एंड आइस के अंदर आप ध्यान रखिएगा, सबसे पहले तो आप लोग मुझे इसका पोइट का नाम बताओ। अगर आपके पास में टाइम है ना तो एक बार सभी के पोइट के नाम जरूर से याद कर लेना, और अभी अभी मेरे को भी कमेंट करके बताओ कि फायर एंड आइस का पोइट कौन है। अब इसमें क्या ध्यान रखना है, इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो फायर है, फायर किसको रिप्रेजेंट करती है, डिजायर को रिप्रेजेंट करती है, लस्ट को रिप्रेजेंट करती है, पैशन को करती है और एंगर को करती है। और उसी के साथ में जो आइस है, आइस किसको रिप्रेजेंट करती है, हेट्रेड को रिप्रेजेंट करती है, रिजिडिटी को करती है, कोल्डनेस को करती है, इनसेंसिटिविटी को करती है। ये आप जब एग्जाम के अंदर लिखोगे उसमें ये क्वेश्चन सीधा आ सकता है कि व्हाट डज द आइस एंड फायर रिप्रेजेंट। तो इस बात का ध्यान रहे कि आइस किसको रिप्रेजेंट करता है, फायर किसको रिप्रेजेंट करता है। और उसी के साथ में एक इंपॉर्टेंट लाइन है जो कि आपको ध्यान रखनी है, वो ये है कि अकॉर्डिंग टू पोइट द वर्ल्ड विल एंड अप ट्वाइस एंड आइस वुड बी द ग्रेट। कि पोइट का मानना ये है कि जो आइस है ना उसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि वर्ल्ड का एंड होना अच्छा होगा। तो अब जो आता है वो आता है टाइगर इन जू। तो यहां पर क्या है कि टाइगर के कुछ फीचर्स दिए हुए हैं जो कि आपको याद होने चाहिए, जैसे कि टाइगर जो होता है उसके पास में व्हाइट बिग फैंग्स होते हैं, जिससे कि वो गांव वालों को डराता है। उसको क्या कर रखा है, स्मॉल केस के अंदर बंद कर रखा है, और वो लो स्नाल्स करता है। स्नाल्स का मतलब होता है कि वो जब सांस लेता है ना, हल्की हल्की सांस लेता है, उसको स्नाल्स बोला जाता है। फिर इसके बाद है कि रॉड स्केयर द विलेजर्स, की जो उसकी दहाड़ है ना उससे गांव के लोग डर जाते हैं। ये 3-4 पॉइंट आपको एग्जाम के अंदर जरूर से इंक्लूड करने हैं। इनमें से जैसे कि आप बिग व्हाइट फैंग्स लिख रहे हो तो इसको अंडरलाइन जरूर से करना, रॉड्स लिख रहे हो तो इसको भी आपको अंडरलाइन करना है। उसी के साथ में आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है कि यहां पर जो पोइम है उसमें पोइट क्या मैसेज कन्वे करना चाह रहा है। तो आप इसमें लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू पोइट एज अ ह्यूमन वांट्स फ्रीडम, एनिमल आल्सो नीड फ्रीडम। कि भैया जिस तरीके से इंसानों को फ्रीडम पसंद होता है उसी तरीके से एनिमल्स को भी होता है। फिर इसके बाद में अगली पोइम आती है कि हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। इसमें कुछ कुछ फीचर्स दिए हुए हैं जो कि आपको याद होने चाहिए, जैसे कि एशियन एनिमल, एशियन लॉयन है तो एशियन लॉयन का क्या फीचर दिया हुआ है, जैसे कि उसकी ब्राउनिश येलो कोट उसकी स्किन होती है। फिर उसी के साथ में जब वो अटैक करता है तो वो रॉर करता है, मतलब कि दहाड़ता है। तो फिर इसके बाद आता है बंगाल टाइगर। तो जो बंगाल टाइगर है वो ब्लैक स्ट्राइप्स होते हैं ऑन हिज येलो कोट, प्लस ऑफ क्या बात ध्यान रखने की, अटैक करता है कैसे, साइलेंटली। फिर इसके बाद में आता है लेपर्ड। लेपर्ड कैसा होता है, लेपर्ड्स के पास में होते हैं ब्लैक स्पॉट होते हैं उसकी स्किन के ऊपर, प्लस ऑफ वो किस तरीके से जंप करता है, वो करता है जंप करता है किसी भी इंसान के ऊपर। तो ये 3 चीजें हैं जो कि आपको इसमें ध्यान रखनी है। फिर उसके बाद में आता है कि जो एमेंडा की मदर है वो क्या चाहते हैं कि वो ना करे। तो एमेंडा की मदर चाहती है कि वो है ना अपने शोल्डर्स को बेंड ना करे। फिर सेकंड पॉइंट आता है कि डजंट लाइक हर पिंपल्स, टेल हर टू स्टॉप ईटिंग चॉकलेट। की उसको है ना उसके पिंपल्स अच्छे नहीं लगते तो इस वजह से बोलती है कि तुम चॉकलेट खाना बंद कर दो। और फिर उसी के साथ में आता है एक सी वाला पॉइंट। तो इस पॉइंट को ध्यान से देखना, इसके अंदर है कि सी वांटेड हर टू स्टॉप लुकिंग डिसअपॉइंटेड। कि वो चाहती है कि वो उदास ना रहे, इसलिए चाहती है क्योंकि उसको लगता है कि अगर लोग देखेंगे तो उन्हें लगेगा कि इसको कंट्रोल किया जा रहा है। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है द टेल ऑफ कस्टर्ड ड्रैगन। तो इसमें कुछ कुछ बातें हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है, जैसे कि बेलिंडा के जो एनिमल्स है कौन से हैं, एक तो कीटन है, माउस है, डॉग है और ड्रैगन है। 4 उसके एनिमल है। फिर उसके बाद में जो कीटन है उसका कलर कैसे, वो ब्लैक है और उसका नाम है इंक। और उसी के साथ में जो माउस है उसका नाम है ब्लिंक, और जो ड्रैगन है उसका नाम है कस्टर्ड, और जो डॉग है उसका नाम क्या है, उसका नाम है मस्टर्ड। और फिर उसी के साथ में जो ड्रैगन है इसके कुछ फीचर्स हैं जो कि आपको दिए हुए, जैसे कि इसका किस तरीके का दिखता है, जो कि पोएम में बताया गया वो है कि स्पाइक ऑन हिज टॉप स्किल, की उसकी टॉप स्किल्स के ऊपर स्पाइक है, प्लस ऑफ उसका माउथ फायर प्लेस के जैसा है और उसकी नोज चिमनी के जैसी है। अगर आपने वीडियो को यहां तक देखा है तो द एंड जरूर
से लिखना। और उसी के साथ में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि आपको एग्जाम से पहले ध्यान रखनी चाहिए, वो ये है कि आप जिस ऑर्डर में आज तक सैंपल पेपर अटेम्प्ट करते हैं उसी तरीके से आपको पेपर को अटेम्प्ट करना है। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसके अंदर अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि आगे का पेपर बहुत ज्यादा है। और उसी के साथ में एक और बात कि आपको स्टार्टिंग से ही इंग्लिश के अंदर अच्छे से स्पीड मेंटेन रखनी है ताकि आपका पेपर ना छूटे। बस ये कुछ बातों का ध्यान रखो और आपने सब कुछ पढ़ लिया है। ऑल द वेरी बेस्ट, भगवान आपके साथ में, पेरेंट्स का आशीर्वाद लेकर के जरूर से जाना। और मिलते हैं आप लोग उस नेक्स्ट वीडियो में। और लाइक नहीं किया तो लाइक करो, शेयर क्यों नहीं किया, शेयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और मिलते हैं आप लोग उस नेक्स्ट वीडियो में।